विक्रम मेहरा बहुत ही अमीर था। वह गांव की गंवार लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी शादी एक गांव की लड़की से हो जाती है। विक्रम को नहीं पता था कि उसकी पत्नी अनन्या बहुत ही सुंदर है। उसने अपनी पत्नी से पहले दिन से ही बोल दिया कि वह उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। विक्रम ने जैसा कहा था, अनन्या ने बिल्कुल वैसा ही किया। विक्रम को एक लड़की बहुत पसंद आ जाती है, और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी ही थी। लखनऊ के मशहूर बिजनेसमैन विक्रम मेहरा, जो कि अपने एटीट्यूड और अच्छे लुक्स के लिए जाना जाता है, 32 वर्ष का था। विक्रम के माता पिता का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। विक्रम को उसके दादाजी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके दादाजी श्याम सुंदर मेहरा, जो 75 वर्ष के थे, विक्रम से बहुत प्यार करते थे। श्याम सुंदर जी के बचपन के दोस्त हरिप्रसाद वर्मा, जो 78 वर्ष के थे, एक गांव में रहा करते थे। हरिप्रसाद जी की एक पोती थी, जिसका नाम अनन्या था, और वह 24 वर्ष की थी। उनके बेटे की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। बेटे की मृत्यु के कुछ साल बाद उनकी बहू का भी देहांत हो गया। अब उनकी पूरी दुनिया उनकी पोती अनन्या ही थी। दोनों दोस्त हर साल एक दूसरे से मिला करते थे। हरिप्रसाद जी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिसकी वजह से वह अनन्या को लेकर परेशान होने लगे। उनकी तबीयत के बारे में सुनकर श्याम सुंदर जी अपने दोस्त से मिलने आए। श्याम सुंदर जी ने वादा किया कि वह अपने पोते की शादी उनकी पोती से करेंगे। हरिप्रसाद जी अपनी पोती की शादी अपने रहते ही कराना चाहते थे, इसलिए जल्दबाजी में अनन्या और विक्रम की शादी हो गई। यह शादी 15 जून 2023 को हुई थी। विक्रम को हरिप्रसाद जी का गांव और वहां के लोगों को देखकर चिढ़ होने लगी कि किसी छोटे से गांव की गंवार लड़की से मेरी शादी करवा दी। विक्रम ने अनन्या को एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। शादी होने के तुरंत बाद वह उस गांव से जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाना चाहता था। श्याम सुंदर जी ने अपने दोस्त से वादा किया कि वह अनन्या को अपनी पोती की तरह ही प्यार देंगे, उसे कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होने देंगे, इसलिए उन्हें अपनी पोती की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हरिप्रसाद जी भी निश्चिंत हो गए थे कि उनकी पोती श्याम सुंदर जी के घर पर है, और वह श्याम सुंदर जी के पास हमेशा खुश रहेगी। विक्रम और श्याम सुंदर जी अनन्या को लखनऊ लेकर आ गए। विक्रम का घर बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर था। विक्रम अपने घर के अंदर कदम रखता, उससे पहले ही उस घर की हेड कुक, जिनका नाम सरोज था और जो 55 वर्ष की थीं, उन्होंने विक्रम को रोक लिया। सरोज विक्रम के घर पर बचपन से काम करती थीं, इसलिए विक्रम उनकी बहुत इज्जत करता था। विक्रम ने सरोज से कभी तेज आवाज में बात भी नहीं की। अगर सरोज कुछ कह देती तो विक्रम उनकी बात मान लेता था। सरोज ने दोनों की आरती की और कलश को पैर लगाकर अनन्या को अंदर आने को कहा। इस तरह दोनों ने गृह प्रवेश किया। सरोज और श्याम सुंदर जी ने कहा कि शादी के बाद की कुछ रस्में हैं, जिन्हें हम अभी पूरी कर लेते हैं। यह बात सुनकर विक्रम आग बबूला हो गया और बोला, आपके कहने पर इस गंवार लड़की से शादी कर ली, यही बहुत बड़ी बात है, और अब इसके साथ रस्में निभाना मुझसे नहीं होगा। आप लोगों को जो भी करना था वह आप लोगों ने कर लिया, अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अनन्या घूंघट ओढ़े हुए थी, इसलिए किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा। विक्रम को अनन्या का साथ एक कांटे की तरह चुभ रहा था। श्याम सुंदर जी ने सरोज से अनन्या को विक्रम के कमरे में लेकर जाने को कहा, तो विक्रम ने सरोज को वहीं रोक लिया और कहा, यह लड़की मेरे कमरे में नहीं आनी चाहिए, और इससे कहिए कि यह अपनी शक्ल भी मुझे न दिखाए। हो सके तो वह कभी भी मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। यह सब सुनकर तो अनन्या हैरान रह गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। विक्रम ने अपनी दुल्हन को देखे बगैर ही उसे अपने कमरे में आने से मना कर दिया। अनन्या को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है। अनन्या का इस तरह से अपमान होते हुए देखकर श्याम सुंदर जी को बहुत बुरा लगा। वह तो अनन्या को अपने घर की बहू बनाकर उसे सम्मान की जिंदगी देना चाहते थे, लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया। अनन्या को देखकर श्याम सुंदर जी काफी दुखी हुए और कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार करेगा। अनन्या ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, दादाजी, प्लीज आप ऐसा मत कहिए। मेरी तो किस्मत ही खराब है। शायद पहले माँ बाप को खो दिया। दादाजी जिन्होंने मुझे पाला, अब वह खुद बहुत बीमार हैं, और अब यह शादी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर बचपन से मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफ क्यों है। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था, जिसकी सजा भगवान मुझे इस जन्म में दे रहे हैं। यह सुनकर वह आगे कुछ नहीं कह पाए।
श्याम सुंदर जी ने सरोज से कहकर अनन्या का कमरा दिखाने को कहा। सरोज अनन्या को उसके कमरे में लेकर जाती है और कहती है, बहू, विक्रम बुरा लड़का नहीं है। बस वह यह शादी नहीं। जब तक अनन्या फ्रेश होकर आती है, तब तक सरोज उसके लिए खाना उसके कमरे में लेकर आ जाती है। सरोज अनन्या को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, अनन्या बहू, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। विक्रम ने तुम्हें नहीं देखा, लेकिन अगर देखता तो तुम्हें खुद से दूर ही नहीं रख पाता। चलो, खाना खा लो। अनन्या ने धीमे स्वर में कहा। मैं खा लूंगी, आप रख दीजिए। सरोज ने कहा, यह तुम्हारे दादाजी का ऑर्डर है, इसलिए जल्दी से खाना खा लो। मुझे भी नींद आ रही है। अनन्या अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह खाना खाने लगी। आपको मैं क्या कहकर बुलाऊं? अनन्या ने सरोज से पूछा। बहू, तुम्हारी मर्जी। जो तुम्हारा मन करे तुम मुझे वह बुला सकती हो। सरोज ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं आपको मौसी कहकर बुलाऊंगी। आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आती है। ठीक है बहू, चलो अब तुम सो जाओ। थक गई होगी ना? इतना कहकर सरोज कमरे से निकल जाती है। अनन्या आज की बात सोचकर बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहां वह बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। अनन्या ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी इस तरह से होगी। लेकिन अनन्या ने एक फैसला कर लिया। वह अपनी शादी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहती थी। अगले दिन सुबह सुबह अनन्या उठकर नहा धोकर एक प्यारी सी शिफॉन की नीली साड़ी और मैचिंग ज्वेलरी पहनी और माथे में सिंदूर भरते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अनन्या ने तैयार होकर घर में मंदिर में पूजा अर्चना की और पूरे घर में धूप दिखा दिया। श्याम सुंदर जी जब उठे तो उन्हें ऐसा लगा कि वह घर नहीं बल्कि कोई मंदिर है। उनके दिल को बहुत ही सुकून मिला था। विक्रम जब उठा तो पूरे घर में धूप के कारण थोड़ा धुआं हो गया था, जिससे वह बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। उसने सरोज को बुलाया और पूछा, घर में इतना धुआं और इतनी महक क्यों है? वह बेटा, बहू रानी ने मंदिर में पूजा की और धूप जलाया है, इसलिए घर में थोड़ा धुआं और महक रह गई। उससे कहिए कि अगर पूजा अर्चना करनी है तो करें, लेकिन घर में इतनी महक और धुआं नहीं होना चाहिए। कहते हुए विक्रम अपने कमरे में चला गया। यह बात अनन्या ने भी सुन ली थी। उसे बुरा भी लगा, लेकिन विक्रम की बात भी वह समझ रही थी, इसलिए अनन्या ने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप खड़ी रही। सरोज ने अनन्या की पहली रसोई की रस्म करवाई। आज का नाश्ता अनन्या ने ही बनाया था। पहली रसोई में मीठे में खीर बनाई, जो उनका रिवाज था। विक्रम ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आ गया और सभी नाश्ता करने बैठ गए। विक्रम ने महसूस किया कि नाश्ते की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अनन्या को विक्रम के सामने आने की मनाही थी, इसलिए विक्रम और श्याम सुंदर जी ने ही नाश्ता शुरू किया। विक्रम नाश्ता करते हुए बनाने वाले की तारीफ करता रहा, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इतना अच्छा नाश्ता नहीं किया था। श्याम सुंदर जी ने सरोज को इशारे में मना कर दिया कि विक्रम को नहीं बताना है कि यह सारा नाश्ता अनन्या ने बनाया है। उससे कहिए कि अब से रोज नाश्ता और खाना वही बनाए। खाने में मजा आ गया, कहते हुए विक्रम ऑफिस के लिए निकल गया। श्याम सुंदर जी और सरोज को विक्रम को देखकर हंसी आ गई। अनन्या भी खुश थी कि उसका बनाया हुआ खाना विक्रम को पसंद आया। श्याम सुंदर जी को फोन आया और सामने वाले ने कहा, आपके लिए एक बुरी खबर है। यह सुनकर श्याम सुंदर जी के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। श्याम सुंदर जी ने घबराते हुए कहा, क्या बुरी खबर है? जल्दी बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। हरिप्रसाद जी का निधन हो गया। आप सभी जल्दी आ जाइए। श्याम सुंदर जी बहुत ही ज्यादा घबरा गए। श्याम सुंदर जी ने शादी से पहले अपने दोस्त से वादा किया था कि वह अनन्या का पूरा ध्यान रखेगा, लेकिन विक्रम ने उसे अपनी पत्नी मानने से भी इनकार कर दिया। श्याम सुंदर जी की आंखों में बरबस ही आंसू निकलने लगे। सरोज और अनन्या ने श्याम सुंदर जी के पास जाकर उनकी घबराहट का कारण पूछा, तो उन्होंने अनन्या को जल्दी से गांव चलने को कहा, जिसे सुनकर वह भी काफी घबरा गई। रास्ते में श्याम सुंदर जी ने विक्रम को हरिप्रसाद जी के निधन की बात बता दी। श्याम सुंदर जी ने अनन्या को कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी उसका मन एक बड़ी घटना का आभास करवा रहा था। जैसे ही गाड़ी अनन्या के घर पर रुकी, तो अनन्या भागते हुए घर के अंदर चली गई। घर के बाहर काफी भीड़ लगी थी। अनन्या ने जैसे ही अपने दादाजी को इस तरह देखा, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। अनन्या बहुत ज्यादा रो रही थी,
इसलिए श्याम सुंदर जी ने उसे संभाला और कहा, तुम्हारा दूसरा दादा अभी भी तुम्हारे साथ है। श्याम सुंदर जी ने हरिप्रसाद जी का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया। अनन्या का रोना कम नहीं हो रहा था। वह किसी की बात नहीं मान रही थी, जिसके कारण उसे चक्कर आ गए। डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन दिया, जिससे वह थोड़ी देर के लिए सो गई। लगभग 6 घंटे बाद अनन्या को होश आया और वह फिर से रोने लग गई। अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह करें भी तो क्या करें। पूरी दुनिया में उसका कहने को सिर्फ उसके दादाजी ही थे, लेकिन अब उन्होंने भी अनन्या का साथ छोड़ दिया। श्याम सुंदर जी अनन्या को वापस घर लेकर आ गए। अब अनन्या एकदम चुपचाप रहने लगी। वह ना तो श्याम सुंदर जी से बात करती और ना ही सरोज से। वह पूरे दिन अपने ही ख्यालों में खोई रहती थी। श्याम सुंदर जी अनन्या को इस तरह देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने सरोज को बुलाकर अनन्या को बाहर लेकर जाने को कहा। सरोज ने अनन्या से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? मार्केट से बहुत सारा सामान भी खरीदना है। मेरी थोड़ी सी मदद कर दो प्लीज। अनन्या धीमे स्वर में कहती है, ठीक है चलिए। सरोज मार्केट का बहाना बनाकर उसे बीच पर लेकर जाती है। दोनों थोड़ी देर टहलते हैं और उसके बाद दोनों को भूख लगने लगती है। सरोज उसके लिए कुछ लाने को कहकर वहां से चली जाती है। अनन्या बीच पर बैठे हुए इधर उधर झांकती है और कुछ दूरी पर एक बड़े टीले पर एक लड़का खड़ा था। उस लड़के को देखकर यही लगता है कि जैसे वह आत्महत्या करने जा रहा है। अनन्या जल्दी से भागते हुए उस टीले पर पहुंच जाती है तो देखती है कि वह लड़का तो रील्स बना रहा था। अनन्या के आते ही वह टीले से नीचे उतरने लगा। अनन्या कुछ देर के लिए वहीं खड़ी रही। अनन्या अपने जीवन की गुत्थी नहीं सुलझा पा रही थी। विक्रम ने तो उसे देखे बगैर ही पत्नी का दर्जा देने से मना कर दिया। अब वह उस घर में किस अधिकार से रहे, यह बात उसकी समझ से भी परे थी। सिर्फ श्याम सुंदर जी के कहने पर वह उस घर में एक अज्ञात जीवन जीना शायद अनन्या को परेशान कर रहा था। इन्हीं सवालों में उलझी हुई अनन्या उस बड़े टीले से उतरने को हुई। जैसे ही वह मुड़कर वापस जाने को हुई, अचानक उसका पैर उस टीले पर से फिसल गया और वह पानी में गिर गई। अनन्या को पानी से डर लगता था, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। अब अनन्या को भी लगा कि शायद यही मेरा अंत है। उस बीच पर एक और लड़का था, जो सूट पहने हुए था और उसके चेहरे पर एटीट्यूड साफ झलक रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बीच के सामने वाले बड़े होटल में किसी मीटिंग के लिए आया था। शायद मीटिंग खत्म होने के बाद थोड़ी फ्रेश हवा के लिए वह बीच पर आया हो। उसे भी शायद इस तरह से अपनी जिंदगी की अटखेलियां बहुत परेशान कर रही थीं। उसने एक लड़की को देखा, जिसने नीले रंग का अनारकली सूट पहन रखा था। वह उसे बस देखता ही रह गया और उसकी नजर एक बार को उस लड़की पर टिक गई। वह लड़की अचानक पानी में गिर गई, जिसे देखकर वह लड़का अपना कोट फेंककर भागते हुए पानी में कूद गया और उस लड़की को बचा लिया। वह लड़की पानी अंदर चले जाने के कारण बेहोश हो गई थी। उस लड़के ने लड़की को बाहर निकालकर थोड़ी दूर पर लेटाया और उसके पेट को दबाकर पानी बाहर निकालने की कोशिश की। वह लड़का उस लड़की को देखकर अपने होश ही खो बैठा। वह लड़की कोई और नहीं, हमारी अनन्या थी। उस चांदनी रात में अनन्या का नीले रंग का अनारकली सूट उसके गोरे बदन पर काफी अच्छा लग रहा था। वह लड़का तो बस उसे देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत जो लग रही थी अनन्या। उसके गीले बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसे देखकर वह लड़का उसके गीले बालों को उसके चेहरे से हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कांपते हुए हाथों से उसके चेहरे पर पड़े गीले बालों को हटाता है, जिससे उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। उस बीच से अस्पताल लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए उस लड़के ने अपने एक दोस्त, जो कि एक डॉक्टर था, उसे बीच के सामने वाले होटल पर बुला लिया और उसे सारी बात बताई। उस लड़के ने एक रूम बुक किया और फीमेल स्टाफ की मदद से उसके कपड़े चेंज करवाए, ताकि उसे बुखार न बढ़े। इतने में डॉक्टर भी वहां पर आ गए थे और उसके घावों पर मरहम पट्टी की और एक इंजेक्शन दिया, ताकि उसका बुखार उतर जाए। उस लड़के के दोस्त ने कहा कि उस लड़की के सिर पर गीली पट्टी रखो, जिससे उसका बुखार जल्दी उतर जाएगा। वह लड़का स्टाफ से उसकी दवाइयां मंगवाता है और अपने दोस्त को बाहर छोड़कर आता है। उस लड़के को अनन्या का साथ एक सुकून दे रहा था। उसने पूरी रात उसकी गीली पट्टी की, जिससे अनन्या का बुखार उतर गया। अनन्या का बुखार उतरने के बाद वह लड़का भी कमरे के सोफे पर बैठे हुए सो गया। जब सुबह हुई तो अनन्या को होश आया। उसने देखा कि वह एक होटल के कमरे में है।
वह पहले तो काफी घबरा गई, लेकिन सोचने पर उसे धुंधली सी याद आई, जिसमें उस लड़के ने उसकी कितनी मदद की थी। अनन्या अभी पूरी तरह से होश में नहीं थी, इसलिए उसने भी उस लड़के को ध्यान से नहीं देखा। लेकिन उसे इतना पता चल गया था कि उस लड़के ने ही उसकी मदद की थी। अनन्या उस लड़के को थैंक्स कहना चाहती थी, इसलिए उसने इधर-उधर देखा तो उसकी नजर कमरे में लगे सोफे पर पड़ी, जहां वह लड़का बैठे हुए सो रहा था। उस लड़के का चेहरा दूसरी तरफ था, इसलिए वह उस लड़के का चेहरा नहीं देख पा रही थी। अनन्या बेड से उठकर उस लड़के के पास जैसे ही गई, उस लड़के को देखकर उसके होश उड़ गए। अनन्या उस लड़के को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं, विक्रम ही था। अनन्या ने जैसे ही उसे देखा, तो वह एक बार को घबरा गई, लेकिन उसे इस बात का सुकून भी था कि कल रात को जिसने उसकी मदद की थी, वह कोई और नहीं, बल्कि उसका पति ही था। अनन्या विक्रम के सामने नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने एक नोट लिया और लिखकर उसे बेड के पास कपबोर्ड पर रख दिया। अनन्या अपने कपड़े बदलकर वहां से घर के लिए निकल गई। उधर सरोज जब वापस आई, तो उसे बीच पर अनन्या नहीं मिली, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई। सरोज ने अनन्या को बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। आखिरकार सरोज ने श्याम सुंदर जी को अनन्या के न मिलने की बात बताई। श्याम सुंदर जी ने घबराकर अपने दोस्त, जो कि एक कमिश्नर था, उसे अनन्या का फोटो भेजकर रहस्यमय ढंग से ढूंढने को कहा। कमिश्नर ने भी अपने लोगों को लगा दिया अनन्या को ढूंढने में, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अनन्या जब घर आई, तो श्याम सुंदर जी और सरोज की जान में जान आई और उन्होंने पूछा कि कल वह कहाँ चली गई थी, जिसके जवाब में उसने कल की घटित हर बात बताई। श्याम सुंदर जी ने कहा, तुमने अच्छा किया बेटा, न बताकर। उसे तुम्हारे गुणों से प्यार होना चाहिए, न कि तुम्हारी खूबसूरती से। उधर विक्रम जैसे ही जागा, उसने अनन्या को ढूंढा, लेकिन वह वहां पर नहीं थी। विक्रम ने देखा कि बेड के पास उसे एक नोट रखा हुआ मिला, जिसमें लिखा था, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। विक्रम बहुत दुखी हुआ। उसे अनन्या का इस तरह चले जाना अच्छा नहीं लगा। विक्रम को अनन्या से एक अलग तरह का झुकाव महसूस हुआ। अब विक्रम उससे एक बार फिर मिलना चाहता था। विक्रम ने जब अनन्या को पहली बार देखा, तब उसे अनन्या काफी जानी पहचानी सी लगी। विक्रम को ऐसा लगा कि वह उसे बहुत समय से जानता है, लेकिन उसने अनन्या को पहली बार ही देखा था। इसलिए वह इस सोच में पड़ गया कि वह क्यों उसे इतनी जानी पहचानी सी लग रही है। विक्रम ने अपने असिस्टेंट को फोन किया और कल रात वाली लड़की का पता लगाने को कहा और अपने घर के लिए निकल गया। विक्रम जैसे ही घर में गया, उसे घर में वही धूप की महक आई, जो हमेशा सुबह सुबह उसके घर में अनन्या के आने के बाद से आती है। विक्रम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अपने कमरे में चला गया। विक्रम और अनन्या की शादी को 6 महीने हो गए थे, जो कि 15 दिसंबर 2023 तक की समय सीमा थी। लेकिन विक्रम अनन्या का घर में होना महसूस करता था। वह यह तसल्ली कर लेता था कि वह घर में ठीक है। इन 6 महीनों में विक्रम को अनन्या के हाथ के खाने की आदत हो गई थी। अनन्या चाहे बीमारी क्यों ना हो, वह विक्रम के लिए खाना जरूर बनाती और घर का सारा माहौल देख विक्रम अनन्या का होना महसूस कर पाता था। दोनों के बीच एक अलग तरह का रिश्ता बनता जा रहा था। थोड़े दिनों बाद घर पर विक्रम की बुआ मालती, जो 60 वर्ष की थीं, अपने बेटे रवि, जो 30 वर्ष का था, के साथ आई। मालती ने अपने पिता के पैर छूते हुए कहा, पिताजी, आपने किस देहाती गंवार लड़की को मेरे बच्चे से बांध दिया है? क्या आपको वही मिली थी विक्रम के लिए? श्याम सुंदर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या बहुत अच्छी लड़की है। तुम एक बार मिलोगी तो तुम खुद कहोगी कि मैंने विक्रम के लिए सबसे अच्छी लड़की चुनी है। श्याम सुंदर जी ने अनन्या को आवाज लगाई। अनन्या किचन से अपने हाथों को पोंछते हुए बाहर आती है। मालती भी अनन्या को देखकर अपनी सुध-बुध खो देती है और मन ही मन में कहती है, क्या खूबसूरत लड़की है। अनन्या ने आज साड़ी पहन रखी थी, इसलिए उसने सिर पर पल्लू रखा और मालती के पैर छुए। मालती का बेटा रवि अनन्या को अपनी हवस की नजरों से देख रहा था। अनन्या को रवि का इस तरह देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अनन्या ने मालती को देखकर अपने सिर पर पल्लू लिया और मालती के पैर छुए। मालती अपना मुंह पिचकाते हुए कहती है, खुश रहो। वैसे मेरे विक्रम के लिए तुम जैसी गंवार बीवी से शादी करवाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अनन्या ने हल्की मुस्कुराहट लिए हुए कहा, बुआ जी, वैसे आपकी नजर में गंवार लड़की का क्या अर्थ है, बताएंगी?
जब से मैं यहाँ आई हूँ, तब से मैं यही बात सुन रही हूँ। मालती बड़ी अकड़ के साथ कहती है, तुम जैसी लड़की को न तो अंग्रेजी में बात करनी आती है और न ही उठने बैठने का तरीका आता है। जब देखो, तब यह साड़ी पहनकर पल्लू रख लेती हो सिर पर। जब देखो, तब इसी तरह के कपड़े पहनती हो, या तो साड़ी या फिर सलवार सूट। तुम्हारा पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसकी पत्नी गंवार रहे तो वह तुझे कैसे अपनाएगा? उसके आगे पीछे हजारों लड़कियां पड़ी रहती हैं, बस उससे 2 मिनट बात करने के लिए। इतना रुतबा है मेरे विक्रम का। अनन्या को मालती की बात पर हंसी आ रही थी और बड़ी विनम्रता से कहती है, बुआ जी, सिर्फ अंग्रेजी में बोलने और छोटे कपड़े पहनने से कोई भी शहरी नहीं हो जाती। लड़की जब तक वह अपने नैतिक मूल्यों और अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न समझे, मुझे लगता है कि अपने परिवार के सामने मुझे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और रही बात अंग्रेजी की, तो वह सिर्फ एक भाषा है। जब मन चाहे तो सीख भी सकते हैं। और बुआ जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है, इसलिए मैं अनपढ़ भी नहीं हूं। अनन्या ने मालती से अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए पूछा, बुआ जी, आप क्या लेंगी, चाय या कॉफी? मालती ने चिढ़ते हुए कहा, गर्मा गर्म चाय, वह भी अदरक डालकर, एकदम कड़क। मेरे सिर में बहुत दर्द। ठीक है। अनन्या ने रवि से भी उसकी पसंद पूछकर किचन की तरफ बढ़ गई। विक्रम ऊपर से यह सब सुन रहा था, क्योंकि विक्रम के ऑफिस का समय हो गया था, जिसके कारण वह जल्दी से नीचे उतरने ही वाला था कि तभी बुआ जी की आवाज आई और वह रुककर दोनों का संवाद सुनने लगा। विक्रम के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान तैर गई। वह जल्दी से डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठ गया और सरोज ने नाश्ता सभी को सर्व किया। श्याम सुंदर जी ने विक्रम को कहा, मैं 3 दिन के लिए अपने दोस्त के पोते की शादी में शामिल होने जा रहा हूं। तुम अनन्या का ध्यान रखना। विक्रम ने भी हामी भरी और मालती और रवि से मिलकर वह भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। विक्रम को काम करते हुए शाम हो गई थी। विक्रम भी आज जल्दी जाने का सोच रहा था कि अचानक उसकी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई। मीटिंग खत्म होते होते रात हो गई थी। विक्रम को कहीं न कहीं अनन्या की चिंता हो रही थी। भले ही वह उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन कहीं न कहीं वह उसकी जिम्मेदारी थी, जिसे वह झुठला नहीं सकता था। रात के लगभग 11 बजे बज रहे थे, लेकिन विक्रम घर नहीं आया था। इसलिए अनन्या ने अपने कमरे में जाकर आराम करने का सोचा। जैसे ही वह अपने कमरे का लॉक लगाने जा रही थी, अचानक रवि ने अपना हाथ बीच में रख दिया। अनन्या ने जैसे ही दरवाजा खोला, तो रवि एकदम से कमरे के अंदर आ गया। आप यहाँ और इस समय क्या कर रहे हैं? अरे भाभी, मैं तो तुमसे ही मिलने आया था। वैसे मानना पड़ेगा भाभी, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें देखकर तो किसी का भी दिल धड़कने लग जाए। और तुम्हारा वह बेवकूफ पति तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी को छोड़कर ब्रह्मचारी बना बैठा है। मैं तुम्हारी सुंदरता का बहुत बड़ा कद्रदान हूं। कहते हुए रवि अनन्या के कंधों को पकड़कर उसके पास आने लगा। अब अनन्या घबरा गई कि शायद वह उसके चंगुल से छूट जाए, लेकिन वह अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। इसी बीच रवि अनन्या से जबरदस्ती करने लगा। रवि ने अनन्या को बहुत बुरी तरह से जकड़ रखा था। अब अनन्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या ही करे। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। वह रवि के चंगुल से छूटने के लिए पीछे हटती गई। अनन्या कमरे की दीवार से लगी हुई थी और पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी ताकि वह इस दरिंदे से अपना पीछा छुड़ा सके। अनन्या के पास एक टेबल रखी हुई थी, जिस पर फूलदान रखा था। अनन्या ने वह फूलदान हाथों में लेकर रवि के सिर पर दे मारा, जिससे उसकी पकड़ ढीली हो गई और मौका पाकर अनन्या अपने कमरे का दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकली और भागते हुए वह एक आदमी से जाकर टकरा गई। जब अनन्या ने खड़े होकर उस आदमी को देखा, तो वह कोई और नहीं बल्कि उसका पति विक्रम ही था। विक्रम अनन्या को देखकर घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ अनन्या? सब ठीक तो है ना? तुम इस तरह से घर से क्यों भाग रही थी? अनन्या जैसे ही बताने वाली होती है, तभी जल्दी से मालती आकर बात पलट देती है और अनन्या पर इल्जाम लगाते हुए कहती है, ये लड़की मेरे रवि पर डोरे डाल रही है। थी तुम तो जानते हो मेरा रवि कितना सीधा है, और इस लड़की को देखो जो शायद तुम्हें देखकर बेचारी होने का नाटक कर रही है। विक्रम, इस तरह की लड़की को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तुम इसे अपने हाथों से बाहर कर दो। अनन्या रोते हुए मना करती रही, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। विक्रम जी, आप मुझ पर विश्वास करें।
वह तो रवि भैया ही मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और मैंने अपने आप को बचाने के लिए उनके सिर पर वह फूलदान मार दिया और वहां से भाग निकली। बस कर जा, बहुत हो गया। तू मेरे बेटे पर इल्जाम लगाना छोड़ दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मालती ने कहा। तभी विक्रम चिल्लाते हुए कहता है, बस, चुप हो जाइए बुआ जी। मुझे पता है कि अनन्या कैसी लड़की है। आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। आपको तो अपने बेटे की गलती पर उसे खींचकर थप्पड़ मारना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप तो उल्टा अनन्या पर ही इल्जाम लगाने लगीं। वैसे कोई बात नहीं बुआ जी, जो काम आपको करना चाहिए था, वह मैं कर देता हूँ। विक्रम रवि को एक खींचकर थप्पड़ लगा देता है और कहता है, आप और रवि अभी के अभी इस घर से बाहर निकल जाइए, वरना तुम अपनी बुआ से इस तरह बात कर रहे हो, और वह भी आज की आई उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए। बस, बहुत हो गया। अब मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। चलो रवि, मालती ने कहा। विक्रम रवि को रुकने को कहता है और अनन्या से कहता है, तुम्हें रवि को जो सजा देनी है, वह तुम दे सकती हो। अनन्या एक बार विक्रम को देखकर रवि को एक खींचकर थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, मैं तुम्हारी भाभी हूं और तुमने अपनी भाभी को गंदी नजर से देखा। निकल जाओ इस घर से। रवि और मालती गुस्से में घर से निकल जाते हैं। सरोज जल्दी से आकर अनन्या को संभालती है और उसे कमरे में लेकर जाने वाली होती है कि विक्रम सरोज को मना कर देता है। विक्रम अनन्या को अपने कमरे में लेकर जाता है, लेकिन अनन्या कमरे के अंदर जाने से कतराती थी, जिसे देखकर विक्रम ने उसे गोद में उठा लिया और बेड पर लिटा दिया। विक्रम फर्स्ट एड किट लेकर आया और अनन्या के पास आकर बैठ गया। अनन्या के घावों पर मरहम लगाने लगा, जिससे अनन्या थोड़ा हिचकिचाने लगी, लेकिन विक्रम ने उसकी एक नहीं मानी। दवाई लगाने के बाद अनन्या से कहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। बोलिए, अनन्या ने कहा। मैं कॉलेज के समय एक लड़की को बहुत पसंद करता था। मैंने वैलेंटाइन डे पर उसे प्रपोज भी किया और वह मान भी गई। धीरे धीरे हम दोनों का प्यार वक्त के साथ बढ़ता गया। हमारे कॉलेज का आखिरी साल था, एग्जाम्स नजदीक थे, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से कम ही मिल पाते थे। एग्जाम्स खत्म होने के बाद एक दिन मैं उसे सरप्राइज देने उसके घर गया। घर के बाहर ताला लगा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा शायद घर पर नहीं है। मैंने उसे कॉल किया तो पाया कि फोन तो घर के अंदर ही बज रहा था। एक बार को मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने अपने आप को संभालते हुए उस घर के पास की खिड़की से झांकने की कोशिश की, तो पाया कि वह लड़की किसी दूसरे लड़के को बहुत डीपली किस कर रही थी, जिसे देखकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। और फिर मैंने ठान लिया था कि मैं अब से किसी भी लड़की पर विश्वास नहीं करूंगा। विक्रम ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जब मेरी और तुम्हारी शादी हुई तो मुझे लगा कि तुम भी मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड की तरह ही होगी, लेकिन तुमने मेरी राय को बदल दिया। तुम्हारा घर में पूजा करना, मेरे लिए खाना बनाना, दादाजी का ध्यान रखना, तुम्हारे बात करने का तरीका भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को दबाकर उस पर एक गुस्से का मुखौटा पहन रखा था। मैंने हमेशा से सोचा था कि मुझे तुम्हारी फिक्र का कारण सिर्फ मेरे लिए तुम्हारी जिम्मेदारी लगी, लेकिन इसी जिम्मेदारी ने मुझे तुम्हारे और करीब कर दिया। शायद एक दूसरे का साथ और जिम्मेदारी ही एक शादीशुदा जिंदगी का मूल मंत्र है। अनन्या, मैंने गलती की और मैं जानता हूं कि शायद मैं माफी के काबिल भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे माफ करना चाहो तो। अनन्या की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह तो हमेशा से चाहती थी कि उसका और विक्रम का रिश्ता सुधर जाए। विक्रम ने अनन्या को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, आज तक मैंने जो भी गलती की है उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब आगे हम दोनों एक नए सिरे से अपने रिश्ते की शुरुआत करेंगे। अनन्या, क्या तुम मेरा साथ दोगी? अनन्या शरारती ढंग से कहती है, अगर मुझसे वादा करो कि तुम मुझे अपनी पूरी जिंदगी। विक्रम अपने चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट लिए हुए कहता है, मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बहुत प्यार करूंगा। आज विक्रम और अनन्या दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू आज खुशी के थे, जिन्हें उनकी मंजिल मिल गई थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी अनन्या ने अपना घूंघट नहीं हटाया था। अनन्या, एक बात और पूछनी थी तुमसे, क्या अब मैं तुम्हारा घूंघट हटा सकता हूं? तो अनन्या ने कहा, हाँ, यह घूंघट अभी तक मैंने इसलिए तो डाल रखा था ताकि एक दिन आप मेरे घूंघट को हटा सकें और मैं आपको अपना चेहरा दिखा सकूं। जैसे ही विक्रम ने अनन्या का घूंघट उठाया तो अनन्या को देखकर वह हैरान रह गया। क्या हुआ विक्रम जी? लगता है आपने मुझे पहले भी कहीं देखा है।
थोड़ी देर बाद विक्रम बोला, अब मुझे समझ में आया कि तुम उस दिन अचानक वहां से क्यों चली गई थी, क्योंकि तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। मैंने मना किया था इसलिए। विक्रम ने अनन्या को गले से लगा लिया। 3 दिनों के बाद, यानी 18 दिसंबर 2023 को, जब दादाजी वापस आए, तो घर का माहौल देखकर वह हैरान रह गए। अनन्या बिना घूंघट के घर में घूम रही थी और उसके चेहरे पर एक अलग चमक दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर दादाजी समझ गए थे कि अब विक्रम और अनन्या के बीच सब कुछ ठीक हो गया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।